आज ज़रा इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि पिछले चंद दिनों में उनके हवाले से बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं, क्या सराहियाँ भी हो रही हैं, तज्ज़िये भी हो रहे हैं। और एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, बिल्कुल आज ही आई है। फाइनेंशियल टाइम्स बड़ा मशहूर अखबार है, उसमें एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल आया है। बुनियादी तौर पर तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर है, लेकिन उसमें एक जगह इमरान खान साहब का भी जिक्र है। वो क्या है, और अब इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से सियासी तज्ज़िया क्या कहता है, सियासी सूरत हाल क्या कहती है, और क्या उनका इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पलड़ा भारी है। आज बात करते हैं। मैं फहद हुसैन, मेरा डिजिटल चैनल है। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आज का जो वीलॉग है वो मैं इसलिए इस टॉपिक पे कर रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसमें बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ हुए हैं। ये रिपोर्ट जो है वो आज ही शाया हुई है, बड़ी तफसीली है, लॉन्ग रीड उसे कहते हैं। और उसमें जो उसका जो बुनियादी जो थीम है वो तो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग मैन हैं, और वो किस तरीके से पाकिस्तान के निज़ाम को रिफॉर्म करने के लिए, यानी कम अज़ कम उनका जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो स्वीपिंग रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। और इस आर्टिकल में, स्टोरी में ये भी फिर सवाल होता है कि क्या वो उस तरह अपने आप को मॉडल कर रहे हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, या साउथ कोरिया के एक मिलिट्री रूलर थे जिन्होंने 70 और 80 की दिहाई में जो है वो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए थे। तो एक ओवरऑल एक खाका बनाया जा रहा है वो ये कि क्या आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उस मॉडल पर तो नहीं चल रहे। लेकिन उस पर आज हम बात नहीं करेंगे। उस स्टोरी में जिक्र है बहुत सारी जो बातें हैं जो पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, और जैसे सूरत हाल जो है वो इस निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करती नज़र आ रही है। एक नुक्ता ज़रूर उस स्टोरी में उठाया गया है, वो है इमरान खान साहब के हवाले से, और कहा गया है कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, और क्योंकि वो जेल में हैं तो क्या उनकी मकबूलियत की मौजूदगी में और उनके ऊपर जो सख्ती आई हुई है उसकी मौजूदगी में क्या ये निज़ाम वाकई में उतना मुस्तहकम हो सकता है जितना कि शायद इस वक्त जो निज़ाम को चलाने वाले हैं वो चाहते हैं। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा हमें ये तज्ज़िया करना पड़ेगा कि इस वक्त अगर एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है या निज़ाम है, एक तरफ इमरान खान साहब हैं, तो किसका पलड़ा भारी है। स्कोर कार्ड जो है वो किसको फेवर कर रहा है, किसके अगेंस्ट जा रहा है। और ये स्कोर कार्ड बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाके ही देखना पड़ेगा कि ये जो इस मौजूदा निज़ाम और इमरान खान साहब के दरमियान जो एक कशमकश शुरू हुई है उसके उतार चढ़ाव कैसे आए, और उसमें कहाँ कहाँ इमरान खान साहब और उनकी जमात जो थी वो एडवांटेज पर थी और कहाँ पे वो थोड़ी सी डिसएडवांटेज पे थी। ज़ाहिर बात है मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन हम शुरू वहाँ पे करते हैं जहाँ पे 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले इमरान खान साहब और उनकी जमात का जो सियासी ग्राफ था वो बहुत नीचे जा चुका था। इस बात को तो सब मानते हैं, और उस ज़माने में तो ये कहा जा रहा था बाकायदा तौर पर कि अगले इलेक्शन में पीटीआई की शिकस्त होगी, क्योंकि जो उनका बैड गवर्नेंस का मॉडल था फेडरल गवर्नमेंट में भी था और पंजाब में भी। तो उसके बाद जो उनकी जो गैर मकबूलियत है वो बड़ी उरूज पर थी, और हर शख्स ये कहता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद ये कहते थे कि अब हमें अगर अगला इलेक्शन जीतना है तो हमें नून लीग का टिकट लेना पड़ेगा। और उन्हीं हालात में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। जब वो हुआ और इमरान खान साहब को बाहर निकाला गया तो उसके बाद वो जो कुछ भी हुआ, वो साइफर आया, वो तमाम तर जो एक बयानिया घड़ा गया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि इमरान खान साहब ने जैसे अब बाहर निकलते ही जलसे जुलूस शुरू किए और एक बड़े ही जारहाना तरीके से एक बहुत ही अग्रेसिव जो है वो बयानिया बनाया कि मुझे अमेरिका से साजिश करके निकलवाया गया है। तो वो ही इमरान खान और वही पीटीआई जो उस वक्त बिल्कुल उनका ग्राफ नीचे जा रहा था वो एकदम ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो गया। और उस वक्त मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट में जो नई पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, लोग वहाँ पे उस वक्त बड़े हैरान थे कि हम तो समझ रहे थे कि इमरान खान फारिग हो गया, ये एकदम कहाँ से हो गया। पहले दिन जिस दिन इमरान खान साहब की छुट्टी कराई गई तो लाहौर में लिबर्टी चौक में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे कुछ बड़े सीनियर
جو پی ڈی ایم کے وزراء تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایک دم آن دیئر اون جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگ نکل آئیں گے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ پبلک سپورٹ عمران خان صاحب کو ملنی شروع ہو جائے گی، جو کہ 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ بالکل ان کا گراف جو ہے وہ نیچے جا رہا تھا۔ تو اس وقت الارم بیلز بجنی شروع ہو گئی تھیں اور لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہم سے کوئی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جیسے عمران خان صاحب نے جلسے جلوس کا سلسلہ شروع کیا اور وہ ایک نیا بیانیہ بنا کے وہ عوام میں پہنچے، زبردست ان کی پذیرائی ہو رہی تھی، ہر طرف ان کے جو جلسے تھے وہ بڑے کامیاب ہو رہے تھے اور وہ بیانیہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا، گورنمنٹ پریشر میں آنا شروع ہو گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب جو ہم سکور کارڈ کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا جو بالکل نیچے تھا وہ اوپر ہونا شروع ہو گیا اور جو نظام تھا وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ بیانیہ ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یہ جو ایک دم گراف عمران خان صاحب کا ایسے اوپر گیا، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت لوگ خود بھی حیران تھے، کیونکہ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی جو ہے وہ پبلک اوپینین عمران خان صاحب کے فیور میں ہو جائے گا۔ یہ بات چلتی رہی، 2022 ہوتا گیا، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کے چینج ہونے کا ٹائم آیا، اس ٹائم یہ چیز عروج پہ جا رہی تھی۔ عمران خان صاحب کا جو ایک ان کو پبلک سپورٹ مل رہی تھی، ایک تاثر یہ مل رہا تھا کہ اب وہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ پاپولر سپورٹ کے ساتھ وہ پورے نظام کو چیک میٹ کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا ٹائم آ رہا تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب فیض حمید صاحب اس زمانے میں ان کے بارے میں آ رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ اس ٹائم جو ہے وہ باقاعدہ یونیفارم میں تھے، لیکن ان کے بارے میں باتیں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ایڈوائزر بھی ہیں، ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو آئیڈیاز بھی دے رہے ہیں، ان کو اسٹریٹجی بھی دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے اس سے کس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، کیونکہ خود وہ رننگ میں تھے آرمی چیف کے۔ تو جب اور سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب آرمی چیف بنے، اگر وہ آرمی چیف بن جاتے تو عمران خان صاحب کی واپسی ان کے مطابق، پی ٹی آئی کے لوگوں کے مطابق بڑی آسان ہو جاتی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اچھی طرح یعنی کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کیا ہوا تھا کہ اگر فیض حمید چیف بن گئے تو پھر وہ فارغ ہے مکمل طور پر۔ تو پھر جب نومبر میں جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آیا اور بہت زیادہ اس وقت ایک ٹینشن بلڈ ہو گئی اور فائنلی عمران خان صاحب جو ہے وہ چیف کی اناؤنسمنٹ ہوئی، تو عمران خان صاحب ایک جلسہ لے کے آ رہے تھے کہ میں پنڈی میں آ کے جی ایچ کیو کے باہر جلسہ کروں گا، بہت ٹینس حالات تھے۔ اس وقت عمران خان صاحب کی جو پبلک پرسونا تھا، جو پبلک سپورٹ تھی، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ اتنے کروشل موقع پر وہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کو بھی انفلوئنس کر پائیں، لیکن بہرحال وہ ایسا نہیں ہوا، وہ آرمی چیف بن گئے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے، لیکن کیونکہ اس وقت کے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے یہ بات بالکل پبلک تھی کہ عمران خان صاحب نے ان کو آئی ایس آئی کی چیف سے ہٹایا تھا اور ان کے آپس میں تعلقات اس طریقے سے اچھے نہیں، تو یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب ان کو چیف نہیں بننا چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد جب وہ بن گئے چیف تو وہ جو مومنٹم ایک عمران خان صاحب کا بنا ہوا تھا، وہ ان کی سپورٹ کا وہ بڑھتا گیا، وہ اپنی اگریسو جو بیانیہ اس کو بڑھاتے گئے۔ انہوں نے جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے خلاف بھی باتیں شروع کر دیں اور الٹیمیٹلی یہ ایک بالکل عروج پہ پہنچا جب مئی 9 ہوا۔ اور اب مئی 9 میں اب بہت ساری تھیوریز ہیں کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن بہرحال یہ بات تو بہت حد تک لوگ مانتے ہیں، پرائیویٹلی اگر پبلکلی نہ بھی مانیں، کہ اس میں فیض حمید صاحب کی جو بھی حکمت عملی تھی، جو بھی سوچ تھی وہ اس میں شامل تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنا چاہتی تھی، اگین اس پہ ڈیبیٹ ہے، پی ٹی آئی تو کبھی نہیں مانے گی کہ جی ہم نے یہ کیا، لیکن بہرحال یہ بات کلیئر ہے کہ مئی 9 عمران خان صاحب کی جو ایک پاپولر سرچ تھا، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہوا تھا، مئی 9 اس کا عروج تھا اور وہاں پہ تھا کہ جی یہاں پہ اب سارا پاسا پلٹ جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ مئی 9 کے بعد سے اب عمران خان صاحب کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے، ان کی جماعت نیچے جاتی ہے، سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو پریشر آتا ہے، وہ پارٹی ٹوٹ جاتی ہے، لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تب سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کا گراف ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے، سسٹم کا گراف اوپر ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات آ جاتی ہے اگلے سال 2024 کے فروری تک، جب الیکشن ہوتے ہیں۔ الیکشن میں ایڑی چوٹی کا زور نظام نے لگا دیا، جس طریقے سے وہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر تہس نہس کر دیا جائے۔ 9 مئی 2023 سے لے کر فروری 2024 تک پاکستان تحریک انصاف بالکل ایسے جاری تھی اور ایک عام تاثر تھا کہ اب یہ پارٹی جو ہے یہ اس کا سروائیو کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ پھر آتا ہے الیکشن، اور الیکشن میں جو پرفارمنس آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس سے
पूरा निज़ाम, पूरा मुल्क, पूरा इलेक्टोरेट शॉक होकर रह जाता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। और वो मौका था कि जब एक बार फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे जारी थी, उसकी उड़ान शुरू होती है। उड़ान इसलिए शुरू होती है क्योंकि एकदम सबको ये एहसास होता है कि ये जमात, इसकी जो पब्लिक में जो इसकी रूट्स हैं वो इतनी गहरी हैं, पब्लिक सेंटिमेंट इतना ज़्यादा उसके साथ है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उसने इलेक्शन में इतना ज़बरदस्त जो है वो रिज़ल्ट लिया है। तमाम तर जो बेज़ाब्तियों की जो रिपोर्ट्स है, फॉर्म 47 वगैरह सारा कुछ, आई डोंट टू रिपीट दैट, द फैक्ट इज़ कि उसके बावजूद लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन के उभरती है। तो उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका जो एक ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा था, ऊपर चला गया। अच्छा, अब उस वक्त से लेकर फरवरी 2024 से लेकर अब ये अक्टूबर 2025, ये तकरीबन आप समझे पौने 2 साल होने जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक हाई उसका जो पॉइंट था फरवरी के इलेक्शंस में, वो उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हुआ क्योंकि पार्टी के अंदर बड़े मसाइल हुए, एक बहरानी कैफियत हुई, लड़ाई झगड़े हुए जमात के अंदर। इमरान खान साहब के हवाले से जो एक हर शख्स का ये उनकी जमात के उनके सपोर्टर का था कि जी उनकी रिहाई हो जाएगी, वो नहीं हुई। और सिस्टम जो निज़ाम, इस्टेब्लिशमेंट जो कि फरवरी इलेक्शंस में एकदम बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी, उसने अपने आप को एक बार फिर जो है वो स्ट्रॉन्ग किया। तो ये पिछले 1.5 साल की जो कहानी है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीक होती गई। अब आ जाएं आज के दिन। बात होती है कि जी अब क्या इमरान खान साहब को तमाम तर सख्तियों के बावजूद, उनकी जमात को तमाम तर जितना भी उनका रगड़ा लगा उसके बावजूद, क्या अभी भी ये सिस्टम इमरान खान साहब को, उनकी जमात को थ्रेट समझता है, या अब उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है? अब आप नोट करते हैं कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो अब इमरान खान साहब का नाम भी नहीं लेते। वो ये शो करना चाहते हैं कि जी हमारे लिए मैटर नहीं करते, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर कोई समझता है कि इमरान खान और पीटीआई रेलिवेंट हो गए हैं तो ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन रेलिवेंट होना और थ्रेट होना ये दो अलग चीज़ें हैं। इस वक्त निज़ाम ये समझता है कि इमरान खान साहब उनके लिए थ्रेट नहीं है। ये जो थ्रेट परसेप्शन है, इसको मेजर करने के लिए अगर आप मवाजना करें बिल्कुल आसान अल्फाज में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ से मैंने व्लॉग शुरू किया था कि आज इनका स्कोर कार्ड क्या है। आज के दिन जो स्कोर कार्ड 2022 के मार्च अप्रैल से ऊपर नीचे होता रहा, आज किधर खड़ा है। आज देखें, पहले आप इस्टेब्लिशमेंट या ये जो सिस्टम है इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखें। इस वक्त 1.5 साल में ये सिस्टम ने इकोनॉमी को स्टेबल किया है। मैं स्टेबल की बात कर रहा हूँ। IMF का प्रोग्राम हुआ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई है, डेफिसिट्स जो हैं वो लोअर हुए हैं, करेंसी जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा करेंसी स्टेबल है, और जो एक लग रहा था कि ये बिल्कुल हचकोले खा रहा है सिस्टम, उसको थोड़ा उसमें ठहराव आ गया है। ठीक है, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर इस टाइम एक लाल बत्ती भी नहीं जल रही कि डेंजर जोन भी नहीं डल रहा, तो ये उसको एक ठहराव मिला है। और डिप्लोमेटिकली इंडिया से जंग जीतने के बाद जो एक इस्तेहकाम मिला है निज़ाम को, उसको एक बूस्ट मिला है, और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक हमें एक स्वीट स्पॉट मिला हुआ है अमेरिका से, चीन से, सऊदी अरेबिया से, गल्फ से नज़र ही आ रहा है। तो उससे जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है गवर्नमेंट्स पर, जो कि अनपॉपुलर होती हैं या जिनके मैंडेट के ऊपर सवाल होता है, वो एक्सटर्नल प्रेशर ना सिर्फ ये कि प्रेशर नहीं है बल्कि एक तरीके से बूस्ट भी मिल रहा है। तो ऊपर से अगर आप देखें सतही तौर पर तो निज़ाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। और अगर निज़ाम की या सिस्टम की ये लॉजिक ये है कि अगर इस स्टेबिलिटी के साथ, इस इस्तेहकाम के साथ हमें और टाइम मिलता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, शायद उससे भी ज़्यादा, तो हम मामलात को संभाल लेंगे और इस तरह संभालेंगे कि इमरान खान साहब न सिर्फ ये कि वो थ्रेट नहीं रहेंगे बल्कि वो रेलिवेंट भी नहीं रहेंगे। लेकिन डाउन साइड ये है कि इन तमाम बातों के बावजूद इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें पाकिस्तान में कोई इनकलाबी गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही। यानी आज ये कोई नहीं कह सकता कि जी वाह कमाल हो गया, मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है, मेरी
लाइफ में बेहतरी आनी शुरू हो गई है, मुझे एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, महंगाई बिल्कुल कम होती जा रही है और हर तरफ ऐसे इस्लाहात हो रही हैं, ऐसी रिफॉर्म हो रही है कि ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक रेवोल्यूशनरी किस्म की प्रोग्रेस जो है वो कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, निज़ाम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। आज भी आम आदमी को वही मसाइल का सामना है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो यानी वो तमाम एरियाज़ जहाँ पे एक आम आदमी का कनेक्शन होता है रियासत के साथ, वहाँ पे कहीं भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। छोटा मोटा ठीक है, रिफॉर्म्स होते रहते हैं, लेकिन आज कोई ये नहीं कह सकता कि जी हम पाकिस्तान का जो शक्ल है वो 1.5 साल में बदल गई है। सो एक गवर्नमेंट जिसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिली हुई है एस्टैब्लिशमेंट से, जिसको इतना ज़्यादा इस्तेहकाम मिला हुआ है इन टर्म्स ऑफ नो सीरियस पॉलिटिकल थ्रेट, जिसको इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, ये सब कुछ होने के बावजूद ये गवर्नमेंट अगर उस तरीके से इनकलाबी गवर्नेंस नहीं कर पा रही तो क्लियरली दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम जो कि गवर्नमेंट को इसको एहसास होना चाहिए। अब आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई को स्ट्रीट जो उनका जो प्रेशर था उसने ट्राई करके देख लिया, वो नहीं कर पाई, किसी भी तरीके से वो गवर्नमेंट को जो है वो अब दबाव में नहीं ला पा रही। उसकी जमात जो है वो मुकम्मल तौर पर डिसअरे पे है। इमरान खान साहब की एब्सेंस में जो है वो लग रहा है कि इनफेक्टिव लीडरशिप है, कोई विजन नहीं दे पा रही, कोई बाकायदा ठोस किस्म की हिकमत अमली नहीं दे पा रही, कोई इस तरह की कोई भी ऐसा काम नहीं कर पा रही जिससे लोग कहें कि वाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब की के बगैर भी जो है वो एक बड़ी पोटेंट फोर्स है। तो उस हवाले से तो पार्टी इज़ इन डिसअरे। मगर इशू ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं आई। जाहिर बात है हर बार को सर्विस तो नहीं है, लेकिन एनेक्डोटल एविडेंस यही है कि आज अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब को कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं रोक सकता। ये वो रियलिटी है जिसकी बुनियाद पे अगर इस्टेब्लिशमेंट या सिस्टम अपने आप को बड़ा मुस्तहकम समझ रहा है और इमरान खान साहब जेल में है, नीचे हैं, लेकिन जब तक वो मसला हल नहीं होता है इमरान खान साहब की मकबूलियत का, वो कैसे हो सकता है? या तो लोग उनको उनसे कहें कि यार नहीं ये तो बिल्कुल इनसे कोई काम नहीं होता, हम नहीं चाहते कि इमरान खान साहब आएँ, निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा है, या ये कि ये वाली गवर्नमेंट इतनी ज़बरदस्त जो है वो दे रही हो अपनी परफॉर्मेंस के लोग कहें वाह 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 क्या बात है, बस ठीक है जी वो हैं बड़ी अच्छी बातें करते हैं खान साहब, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी तो इस निज़ाम के थ्रू आ रही है, वो भी नहीं हो रहा। तो ना ये गवर्नमेंट उस तरीके से परफॉर्म कर पा रही है और ना ही इमरान खान साहब की जेल में रहते हुए वो मकबूलियत कम हो रही है। हाँ वो जेल से बाहर होते तो शायद एन मुमकिन है डिफरेंट सिचुएशन होती, लेकिन जेल में बैठकर वो ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं पूरे इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैं खड़ा हुआ हूँ। तो जब तक आज का स्कोर कार्ड अगर हम देखें तो एक तरफ इस सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो रेलेवेंस है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनका इमेज है, जो उनकी सपोर्ट है, वो जब तक जूं की तूं बरकरार रहेगी तो ये सिस्टम चाहे वो उसको ट्रंप का साथ हो जाए या शी जिनपिंग का साथ हो जाए या MBS का साथ हो जाए, वो सब कुछ अलग, लेकिन जब तक वो डोमेस्टिकली अपने क्रेडेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे और लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं ला पाएंगे, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इमरान खान इररेलेवेंट हो गए। नेक्स्ट टाइम।